सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी, केवल कुछ चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज़्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्ववर्ती माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण अपन करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार चलाई। और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी के सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं, और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी। और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है। लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की। लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया।
तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, आप भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी की नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को, दुश्मनों को वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए हैं, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए 3 बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं। 3 बार सेना को छूट दी, सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना। ये वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है, तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, और 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी है तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के ज़माने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियाँ बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग, औरतों और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग। खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। ये बुद्धि का सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया।
ये गुटनिरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुटनिरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुटनिरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुटनिरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है, हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है, क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले, सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना, हाँ, हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हुए, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है, खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में ख़त्म हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहाँ से कहाँ तक की बात कर दी, जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। जहाँ मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी, उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे, उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो? गैस का कूपन, बाप रे बाप, क्या हो जाता। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, आप में से भी कई गए होंगे, तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया
कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई। एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है? ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए। तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं, और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में